द रैट ट्रैप समरी एंड ट्रांसलेशन इन हिंदी। लेखिका परिचय। सेल्मा लजलॉफ 1858 to 1940 स्वीडन देश का नाम की लेखिका थी जिनकी कहानियों का बहुत सी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उन सब कहानियों में एक सार्वभौम विषय मिलता है, एक विश्वास की मनुष्य की आवश्यक अच्छाई को समझदारी व प्रेम के द्वारा जगाया जा सकता है। इस कहानी की पृष्ठभूमि स्वीडन की लौहअयस्क से समृद्ध खदानें हैं जिनका उस देश के इतिहास व पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहानी कुछ हद तक एक परीक्षा के रूप में लिखी गई है। समरी ऑफ द लेसन। पाठक का सारांश। एक बार एक आदमी था। वह तार की बनी हुई छोटी चूहेदानियां बेचता था। चूहेदानियां बेचकर वह बहुत थोड़ा कमाता था। एक रात वह एक बूढ़े आदमी के साथ ठहरा। बूढ़े आदमी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, परंतु वह बूढ़े आदमी के 30 क्रोनर स्वीडन की मुद्रा चुरा कर ले गया। वह चोर जंगल में भटक गया। शाम को उसने एक लोहे के कारखाने में प्रवेश किया। कारखाने का मालिक संयोगवश वहां आ गया। उसने गलती से चोर को अपना पुराना परिचित समझ लिया। वह चोर को अपने घर ले गया। दिन के प्रकाश में कारखाने के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ, अतः उसने उससे तुरंत घर छोड़ने के लिए कहा। परंतु कारखाने के मालिक की बेटी ने उसके रुकने पर जोर दिया चूंकि उस दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। युवती द्वारा किए गए सद्व्यवहार के कारण चोर का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसे दुख महसूस हुआ। जब पिता और पुत्री चले गए तो वह घर छोड़कर चला गया, परंतु वह एक चूहेदानी उपहारस्वरूप छोड़ गया। उसने चूहेदानी में 30 क्रोनर और एक पत्र रख छोड़ा। इसमें उसने लिखा कि वह पैसे सड़क किनारे वाले बूढ़े आदमी को वापस दे सकती है। एक बार एक आदमी था जो तार की बनी छाटी चूहेदानियां बेचने चारों ओर जाता था। वह उन्हें दुकानों या बड़े फार्म हाउसों से मांगकर लाए गए सामान से जब तब स्वयं बनाता था, किंतु फिर भी व्यापार विशेष रूप से लाभदायक नहीं था, इसलिए जीवनयापन के लिए उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने दोनों का ही सहारा लेना पड़ता था। फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने होते थे, उसके गाल पिचके थे और भूख उसकी आंखों में साफ दिखाई पड़ती थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे घुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखद और नीरस हो सकता है, जो अपने ही विचारों में खोया सड़क पर चलता रहता है। परंतु एक दिन इस आदमी को एक विचार आया जो उसे बहुत ही मनोरंजक लगा। स्वाभाविक रूप से वह अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसे विचार आया कि उसके चारों ओर की पूरी दुनिया भूमि, समुद्रों, शहरों और गांवों के साथ पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। यह दुनिया संपत्ति, खुशियां, आश्रय, भोजन, गर्मी, वस्त्र ठीक उसी तरह देती है जैसे चूहेदानी पनीर और सूअर का मांस पेश करती है, और जैसे ही कोई चूहा भोजन के लालच में पड़कर इसे छूता है तो यह उसे बंद कर देती है और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। संसार उसके लिए सचमुच कभी भी बहुत दयालु नहीं रहा था, इसलिए उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता था। अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान ऐसे परिचित लोगों के बारे में सोचना उसका इच्छित मनोरंजन बन गया था जिन्होंने स्वयं को दुनिया के खतरनाक जाल में फंसने दिया था, और दूसरे उनके बारे में जो अभी भी ललचाने वाले चारे का चक्कर लगा रहे थे। एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे जा रहा था तो उसकी नज़र सड़क के एक किनारे स्थित एक पुराने छोटे घर पर पड़ी और उसने रात भर का आश्रय पाने के लिए दरवाजा खटखटाया। उसे मना भी नहीं किया गया। आमतौर पर मिलने वाले दुखी चेहरों की बजाय घर का मालिक, जो बिना पत्नी और बच्चे का बूढ़ा आदमी था, अपने अकेलेपन में बातचीत करने हेतु किसी को पाकर खुश हुआ। शीघ्र उसने दलिया की हांडी आग पर चढ़ा दी और उसे रात्रिकालीन भोजन कराया। फिर उसने अपने तंबाकू के बंडल में से इतनी बड़ी फांक काटकर निकाली जो अजनबी और उसकी स्वयं की दोनों की चिलम के लिए पर्याप्त थी। अंततः उसने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली और सोने का समय होने तक अपने मेहमान के साथ ताश का म्योलस नामक खेल खेला। बूढ़ा आदमी दलिया और तंबाकू के प्रति जितना उदार था उतना ही उदार अपनी गुप्त बातें बताने के प्रति था। अतिथि को तुरंत ही बताया गया कि अपनी समृद्धि के दिनों में उसका मेजबान अर्थात वह बूढ़ा आदमी राम्स जो आयनवर्क फार्म की जमीन में एक हिस्सेदार, एक हिस्से का मालिक था और उसने उस फार्म पर काम किया था। अब जबकि वह दिन भर की मजदूरी नहीं कर पाता था, उसकी गाय ही उसका सहारा थी। हाँ, वह रॉबीली गाय असाधारण थी। वह प्रतिदिन डेयरी के लिए दूध दे सकती थी और पिछले माह उसे, बूढ़े आदमी को, पूरे 30 क्रोनर भुगतान में प्राप्त हुए थे। अजनबी बूढ़े व्यक्ति को अवश्य ही ऐसा लगा होगा कि वह अजनबी चूहेदान बेचने वाला
उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है कि उसने वास्तव में 30 क्रोनर प्राप्त किए होंगे, क्योंकि बूढ़ा खड़ा हुआ और खिड़की तक गया, चमड़े का एक पाउच उतारा जो उसी खिड़की के ढांचे में लगी एक कील पर लटका हुआ था, और 10 क्रोनर के 3 मुड़े हुए नोट निकाले। ये नोट उसने अतिथि की आंखों के सामने जानबूझकर सिर हिलाते हुए रखे, अर्थात इस तरह पकड़े कि अतिथि को दिखाई दे जाएं, और फिर उन्हें वापस पाउच में लूंज दिया। अगले दिन दोनों आदमी अच्छी मन स्थिति में जगे। क्रॉफ्टन स्वीडन में जमीन किराए पर देने वाले या जमीन के मालिक को अपनी गाय दुहने की जल्दी थी, और दूसरे आदमी ने शायद सोचा कि जब घर का मुखिया जाग चुका था तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। वे एक ही समय साथ साथ घर से निकले। क्रॉफ्टन ने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने घर के मालिक को अलविदा कहा और धन्यवाद दिया, और इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले गए। किंतु आधा घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला फेरीवाला एक बार फिर दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ खिड़की तक गया, एक कांच तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और उस पाउच को पकड़ लिया जिसमें 30 क्रोनर रखे थे। उसने पैसा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने चमड़े के पाउच को बड़ी सावधानी से वापस उसके स्थान पर लटका दिया और चला गया। जब वह जेब में पैसा लेकर चला तो वह अपनी चालाकी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। वास्तव में उसने महसूस किया कि शुरू में मुख्य सड़क पर चलते रहने की उसकी हिम्मत नहीं थी, वरन रास्ता बदलकर उसे जंगल में जाना चाहिए। शुरू के कुछ घंटों में इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। दिन में कुछ समय पश्चात अधिक ही परेशानी हो गई, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रम में डालने वाला जंगल था जिसमें वह प्रवेश कर गया था, अर्थात फंस गया था। आश्वस्त होने के लिए उसने एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, किंतु रास्ते अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे मुड़ रहे थे। वह चलता रहा किंतु जंगल के छोर पर न पहुंच सका, और अंततः उसने महसूस किया कि वह जंगल के उसी भाग में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसे संसार और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आए। अब उसकी खुद की बारी आ गई थी, अर्थात अब वह स्वयं ही संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। संसार के मोहमाया के मकड़जाल में फंस गया था। उसने चारे को उसको स्वयं को मूर्ख बनाने की अनुमति दे दी थी और फंस गया था। धन के लोभ में मूर्खता से फंसकर दूसरे का धन चुरा लिया था, और इस प्रकार संसार के मकड़जाल में फंस गया था। पूरा जंगल अपने तनों, शाखाओं, झुरमुटों और गिरे हुए लकड़ों के साथ उसे एक ऐसी दुर्गम जेल की भांति घेर रहा था जिसमें से वह कभी भी नहीं निकल सकता था। दिसंबर समाप्त होने को था। अंधेरा पहले ही जंगल पर छाने लगा था। इसने खतरा बढ़ा दिया और उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया। अंततः उसे कोई उपाय न सूझा, और वह बहुत अधिक थका हुआ यह सोचते हुए जमीन पर गिर गया कि उसका अंतिम समय आ गया था। लेकिन ज्यों ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, उसने एक ध्वनि सुनी, एक जोरदार लगातार थप थप की आवाज। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह ध्वनि क्या थी। वह उठ खड़ा हुआ। यह किसी लोहे की फैक्ट्री से हथौड़े के प्रहार की ध्वनि है, उसने सोचा। पास में निश्चय ही लोग होने चाहिए। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए ध्वनि की दिशा में चला। राम्सजो आयरन वर्क्स लोहे की फैक्ट्री का नाम, जो अब बंद हो गई है, थोड़े पहले प्रगालक, बेलनी मिल और ढलाईगर से युक्त एक विशाल फैक्ट्री थी। गर्मी के दिनों में पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की कतारें उस नहर में चलती थी जो इस इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील की तरफ जाती थी, और सर्दी के दिनों में मिल के पास की सड़क कोयले की टोकरियों से छनकर गिरी कोयले की धूल से काली हो जाती थी। क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक लंबी अंधेरी संध्या को मुख्य लोहार, मुख्य मिस्त्री और उसका सहयोगी भट्टी के पास अंधकार युक्त ढलाईगर में बैठे आग में डाले हुए कच्चे लोहे को, पिग आयरन को, निहाई पर डालने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीच बीच में उनमें से कोई एक लंबी लोहे की छड़ से चमकते पिंड को कुरेदने के लिए खड़ा होता और कुछ ही क्षणों में टपकते हुए पसीने के साथ लौटता। यद्यपि जैसी की प्रथा थी, वह लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ भी पहने हुए नहीं होता था। ढलाईगर में हर समय बहुत सी ध्वनियां सुनी जा सकती थी। बड़ी बड़ी धौकनियां कराहती रहती, अर्थात साए साए करती रहती थीं, और जलता हुआ कोयला कड़कड़ाता था। भारी खटपट की आवाज के साथ आग जलाने वाला लटका भट्टी के मुंह में बेलचे से काठे कोयला झोंकता था। बाहर झरना गरज रहा था और एक तेज उत्तरी हवा वर्षा को ईंट लगी छत पर कोड़े की तरह से मार रही थी। तेज हवा के कारण वर्षा छत पर तेज आवाज कर रही थी। शायद इसी सब शोर के कारण लोहार ने जब तक कि वह आदमी भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया तब तक यह नहीं देखा कि एक आदमी दरवाजा खोल चुका था और ढलाईगर में प्रवेश कर चुका था।
निश्चय ही, रात के लिए किसी बेहतर आश्रयरहित गरीब घुमक्कड़ों के लिए कालिमा लगे शीशों से निकलने वाले प्रकाश की चमक के पास ढलाईगर की ओर आकर्षित होना और आग के सामने तपने के लिए अंदर आना बिल्कुल ही असामान्य नहीं था। लोहे का काम करने वालों ने घुसपैठिए पर मात्र एक सरसरी और निरपेक्ष भाव से अर्थात उदासीनता से नजर डाली। वह वैसा ही दिखाई पड़ रहा था जैसा उसकी तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं, लंबी दाढ़ी, गंदा, फटेहाल और उसके सीने पर चूहेदानियों का गुच्छा लटकता हुआ। उसने ठहरने की अनुमति मांगी और मालिक लोहार, मुख्य मिस्त्री, ने उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले बिना घमंड भरी स्वीकृति में सिर हिला दिया। घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। वह वहां बात करने के लिए नहीं वरन तपने और सोने के लिए आया था। उन दिनों राम्सजो लौह मिल का मालिक एक बहुत प्रसिद्ध लोहार था जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा जहाजों द्वारा बाजार में अच्छा लोहा पहुंचाना थी। वह दिन रात यही निगरानी रखता था कि काम यथाशक्ति अच्छा हो और इसी समय वह ढलाईगर में निरीक्षण के लिए अपने एक रात्रिकालीन दौरे पर आया था। स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी, वह लंबा घुमक्कड़ था जो भट्टी के इतना नजदीक सरक आया था कि उसके गीले फटे कपड़ों से भाप उठने लगी थी। मालिक लोहार ने अन्य लोहारों के उदाहरण का अनुगमन नहीं किया, अर्थात उसने अन्यों जैसा बर्ताव नहीं किया, जिन्होंने अजनबी की ओर देखने तक की कृपा नहीं की थी। वह उसके अधिक नजदीक गया, उसे ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे को और अच्छी तरह देखने के लिए उसके ढीले टोप को हटाया। अरे तुम हो निल्ज़ोल्फ, उसने कहा। तुम कैसे लग रहे हो? चूहेदानी वाले आदमी ने राम्सजो के मालिक लोहार, लोहा कारखाने के मालिक, को पहले कभी नहीं देखा था और यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। किंतु उसके दिमाग में आया कि यदि यह भला आदमी सोचता है कि वह उसका कोई पुराना परिचित है तो शायद वह उसे कुछ मुद्राएं क्रोनर दे दे। इसलिए वह उस मालिक लोहार के भ्रम को तुरंत ही दूर नहीं करना चाहता था। हाँ, भगवान जानता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसने कहा। तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, मालिक लोहार, लोहा कारखाने के मालिक ने कहा। वह गलती थी, काश उस समय भी मैं सेवा में होता तो यह न होता। खैर, अब तुम निश्चित रूप से मेरे साथ घर चलोगे। कोठी पर जाना और उसके मालिक के द्वारा सेना के पुराने साथी की भांति स्वागत किया जाना, हालांकि इस चीज से घुमक्कड़ खुश नहीं हुआ। नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, उसने बिल्कुल चौकन्ना दिखते हुए कहा। उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। बड़े घर कोठी तक जाना स्वयं को स्वेच्छा से शेर की मांद में फेंकने या जाने जैसा होगा। वह तो बस यहाँ ढलाईगर में सोने का और यथासंभव चुपके से खिसकने का एक मौका चाहता था। मालिक लोहार ने समझा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण परेशान था। कृपया ऐसा न सोचे कि मेरा इतना सुंदर घर है कि तुम वहां आ ही नहीं सकते, उसने कहा। एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होगे। मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पर मेरे और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं है। हम अभी अभी कह रहे थे कि बड़ी बुरी बात थी कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं था। अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा और जल्दी गायब करने में, क्रिसमस के भोजन को खाकर समाप्त करने में हमारी मदद करो। किंतु अजनबी बार बार मना करता रहा और मालिक लोहार को लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, अर्थात उससे घर चलने की जिद नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है मानो कैप्टन वॉन स्टाले आपके साथ आज रात ठहरना अधिक पसंद करते, स्टिनस्ट्रॉम, उसने मालिक लोहार से कहा और पीछे की ओर घूम गया। किंतु जाते जाते वह अपने आप पर हंसा और लोहार, जो उसे जानता था, अच्छी तरह समझ गया कि वह मालिक अपनी अंतिम बात नहीं कह चुका था, अर्थात उसने अपना अंतिम प्रयत्न नहीं छोड़ा था। आधे घंटे से कम समय में ही ढलाईगर के बाहर उन्हें एक वाहन के पहियों की आवाज सुनाई पड़ी और एक नया अतिथि अंदर आया, किंतु इस बार यह मालिक लोहार नहीं था। उसने अपनी बेटी को भेजा थी, स्पष्टतः यह आशा करते हुए कि मनाने या राजी करने की शक्ति उसमें उससे, अर्थात पिता से, ज्यादा होगी। उसने अंदर प्रवेश किया, पीछे पीछे अपनी बांह पर बड़ा फर का कोट डाले उनका निजी नौकर था। वह बिल्कुल आकर्षक नहीं थी किंतु शालीन और बहुत संकोचशील लग रही थी। ढलाईगर में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले शाम को था। मुख्य लोहार और उसका सहायक अभी भी बेंच पर बैठे थे और लोहा और काठ कोयला अभी भी भट्टी में चमक रहे थे। अजनबी जमीन पर पसर गया था और अशुद्ध कच्चे लोहे का एक टुकड़ा सिर के नीचे लगा कर लेटा हुआ था और उसने अपना टोप आंखों पर सरका लिया था। जैसे ही युवा लड़की ने उसे देखा वह उसके पास गई और उसने उसका टोप उठा दिया। साफ तौर पर उस आदमी को एक आंख खोलकर सतर्क होकर सोने की आदत थी। वह अचानक उछल पड़ा और बहुत भयभीत लगा। मेरा नाम एडला विल्मनसन है, युवती ने कहा।
मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने बताया कि आज रात आप यहाँ ढलाईगर में सोना चाहते हैं और फिर मैंने यहाँ आने और आपको हम लोगों के पास अपने घर ले जाने की अनुमति मांगी। कप्तान, मुझे बेहद दुख है कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं। उसने अपनी गंभीर आंखों से सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देखा और फिर उसने देखा कि वह आदमी डरा हुआ था। या तो इसने कोई वस्तु चुराई है या फिर यह जेल से भाग कर आया है, उसने सोचा और जल्दी से यह बात जोड़ी। कप्तान, आप आश्वस्त हो सकते हो कि आपको हम उतनी ही स्वतंत्रतापूर्वक जाने देंगे जितनी स्वतंत्रतापूर्वक आप आए हो। कृपया सिर्फ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ ठहर जाएं। उसने यह इतने मिलनसारता भरे अंदाज में कहा कि चूहेदानी बेचने वाले को अवश्य ही उस पर भरोसा हो गया होगा। मिस, यह बात मेरे दिमाग में कभी न आती कि आप मुझे लेकर परेशान होगी, उसने कहा। मैं अभी चलता हूँ। उसने फर का वह कोट स्वीकार कर लिया जो नौकर ने बहुत झुककर नमस्कार करते हुए उसे दिया। उसने इसे अपने फटे कपड़ों के ऊपर डाल लिया और चकित लुहारों की तरफ एक भी निगाह डाले बिना युवती के पीछे पीछे वाहन, घोड़ा गाड़ी तक गया। किंतु कोठी की तरफ गाड़ी में बैठकर जाते समय उसे अनिष्ट की आशंका हो रही थी। आखिर मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया था? उसने सोचा। अब मैं पिंजरे के अंदर बैठ रहा हूँ और कभी भी इससे बाहर नहीं निकलूंगा। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और जब मालिक लोहार, लोहे के कारखाने का मालिक, भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आया तो शायद उसने अपने सेना के उस साथी के बारे में संतोषपूर्वक सोचा जिससे उसकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से अचानक हो गई थी। सर्वप्रथम हमें यह ध्यान देना होगा कि इसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए, अर्थात यह कुछ हट्टा कट्टा हो जाए, उसने अपनी बेटी से कहा जो खाने की मेज पर खाना परोसने में व्यस्त थी। और फिर हमको यह देखना चाहिए कि इसे देश में चारों ओर घूमकर चूहेदानियां बेचने की अपेक्षा कोई दूसरा काम मिल जाए। बड़ी विचित्र बात है कि इनके हालत इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं, पुत्री ने कहा। पिछली रात मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई भी ऐसी चीज थी जो यह दिखा सकती कि वह कभी कोई शिक्षित व्यक्ति रहा था। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, मेरी बच्ची, पिता ने कहा। जैसे ही यह नहा लेगा और नए कपड़े पहन लेगा तो तुम अलग ही चीज देखोगी। पिछली रात स्वाभाविक रूप से वह परेशान था। उसके घुमक्कड़ वाले कपड़ों के उतरने के साथ ही उसके घुमक्कड़ वाले हाव भाव समाप्त हो जाएंगे। ज्यों ही उसने ऐसा कहा, दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आया। हाँ, अब वह सचमुच साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था। नौकर ने उसे स्नान कराया था, उसके बाल काटे थे और उसकी दाढ़ी बनाई थी। इसके अलावा उसने मिल मालिक की एक सुंदर दिखने वाली पोशाक पहन रखी थी। उसने सफेद शर्ट, कल्फ लगी कड़क कॉलर और साबुत बिना फटे जूते पहन रखे थे। यद्यपि उसका अतिथि अब खूब सजा संवरा था, लेकिन मालिक लोहार, लोहा फैक्ट्री का मालिक संतुष्ट नहीं लगा। उसने माथे पर सिलवटे डालते हुए उसकी ओर देखा और यह समझना आसान था कि उसने अजनबी को भट्टी के धुंधले प्रकाश में देखा तो उसने गलती कर दी होगी, किंतु अब जबकि वह वहां दिन के खुले उजाले में खड़ा था, उसे पुराना परिचित समझने की गलती करना असंभव था। इसका क्या मतलब है? उसने गरज कर कहा। अजनबी ने धोखा देने की कोई कोशिश नहीं की। वह तुरंत भाप गया कि शान शौकत का अंत हो चुका था। श्रीमान, यह मेरी गलती नहीं है, उसने कहा। मैंने अपने आप को एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया और मैंने ढलाईगर में ठहरने की अनुमति पाने के लिए ही याचना और प्रार्थना की। किंतु कोई नुकसान नहीं हुआ है। बुरे से बुरा यह होगा कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े पुनः पहन सकता हूँ और जा सकता हूँ। अच्छा, थोड़ा हिचकिचाते हुए मालिक लोहार ने कहा, यह पूर्णतः ईमानदारीपूर्ण बात भी नहीं थी। तुम्हें यह बात स्वीकार करनी चाहिए और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए यदि न्यायिक अधिकारी इस मामले में कुछ कहें। घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा और मेज पर एक घुसा मारा। बात क्या है, श्रीमान मालिक लोहार? अब मैं आपको बताऊंगा, उसने कहा। यह संपूर्ण संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सारी अच्छी चीजें जो आपको पेश की जाती हैं किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई पनीर की बाहरी परत और सुअर के मांस के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। और यदि अब इस बात के लिए न्यायाधिकारी आए और मुझे जेल में डाल दे तो मालिक लोहार, आप ध्यान रखना कि एक दिन आ सकता है जब आप सुअर के मांस का बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाह सकते हो और तब आप पिंजड़े में फंस जाओगे। मालिक लोहार, लोहा कारखाने का मालिक, हंसने लगा। आपके द्वारा कहा हुआ कथन बुरा नहीं है। आपने यह बात इतनी बुरी भी नहीं कही, भले आदमी। शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमें न्यायाधिकारी की बात को तो छोड़ ही देना चाहिए। परंतु अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो। किंतु ज्यों ही वह आदमी दरवाजा खोल रहा था, बेटी ने कहा, मैं समझती हूँ इन्हें आज हमारे साथ रुकना चाहिए।
मैं नहीं चाहती कि ये जाएं। और इसके साथ ही वह गई और दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ, अब तुम क्या कर रही हो? पिता ने कहा। बेटी वहां बिल्कुल परेशान खड़ी थी और शायद ही जानती थी, अर्थात यह नहीं जानती थी कि क्या उत्तर दे। उस सुबह उसे बहुत खुशी हुई थी जब उसने सोचा था कि उस बेचारे भूखे अभागे के लिए चीजों को वह कितना घर जैसा और क्रिसमस के अनुरूप बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। वह इस विचार को अचानक त्याग न सकी और यही कारण था कि उसने घुमक्कड़ के लिए दया की मांग की। मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, युवती ने कहा। वह पूरे वर्ष घूमता रहता है और पूरे देश में संभवतः एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ उसका स्वागत होता हो और जहाँ वह घर जैसा महसूस करता हो। वह जहाँ भी जाता है वहां से भगा दिया जाता है। उसे हमेशा गिरफ्तार होने और प्रश्न पूछे जाने का डर लगा रहता है। मैं चाहूंगी कि वह यहाँ हमारे साथ शांति का एक दिन गुजारे, पूरे वर्ष में केवल एक दिन। मालिक लोहार, लोहे के कारखाने का मालिक, अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ बुदबुदाया। वह उसका बेटी का विरोध न कर सका। सचमुच यह एक गलती थी, उसने अपनी बात जारी रखी। किंतु जो भी हो, मैं नहीं समझती कि हम एक ऐसे मनुष्य को भगा दें जिसे हमने यहाँ बुलाया है और जिसे हमने क्रिसमस की खुशी देने का वादा किया है। तुम तो किसी पादरी से भी बुरा उपदेश कर रही हो, मालिक लोहार ने कहा। मैं तो सिर्फ यह आशा करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पश्चाताप न करना पड़े। युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ लिया और उसे खाने की मेज तक ले गई। अब बैठ जाओ और भोजन करो, उसने कहा, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पिता ने हार मान ली थी। चूहेदानियों वाले आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह केवल बैठ गया और भोजन किया। बीच बीच में वह उस युवती की ओर देख लेता था जिसने उस पर दया करने की वकालत की थी। उसने ऐसा क्यों किया था? कौन सा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता है? इसके बाद राम्सजो में क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजरी जैसी कि हमेशा गुजरती थी। अजनबी ने कोई परेशानी पैदा नहीं की क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ नहीं किया। दोपहर से पहले वह एक अतिथि कक्ष में सोफे पर लेटा रहा और लगातार सोता रहा। दोपहर को उन्होंने उसे जगाया ताकि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन का अपना हिस्सा ले सके, लेकिन इसके बाद वह फिर सो गया। ऐसा लगता था मानो वर्षों से वह इतना शांतिपूर्वक और सुरक्षित नहीं सो पाया था जितना यहाँ राम्सजो में सोया था। शाम को जब क्रिसमस वृक्ष को प्रकाशित किया गया, उन्होंने उसे फिर जगाया और वह थोड़ी देर ड्राइंग रूम में इस प्रकार आंखें टिमटिमाते हुए खड़ा रहा जैसे मोमबत्ती का प्रकाश उसे चोट पहुंचाता था, किंतु इसके बाद वह पुनः गायब हो गया। 2 घंटे बाद उसे एक बार पुनः जगाया गया। उसे फिर भोजन कक्ष में नीचे जाना पड़ा और क्रिसमस की मछलियां और दलिया खाना पड़ा। जैसे ही वे भोजन की मेज से खड़े हुए, वह सभी उपस्थित लोगों के पास गया और उसने उन सभी से धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा, लेकिन जब वह युवती के पास आया तो उस युवती ने उसे समझाया कि उसके पिताजी का इरादा है कि उसने जो वस्त्र पहन रखे हैं वे क्रिसमस का उपहार होंगे, उसे उन्हें वापस नहीं करना पड़ेगा, और यदि वह क्रिसमस की अगली पूर्व संध्या ऐसी जगह बिताना चाहे जहां वह शांतिपूर्वक रह सके और आश्वस्त हो सके कि उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा, तो फिर से उसका स्वागत किया जाएगा। चूहेदानियों वाले आदमी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल असीम आश्चर्य के साथ युवती की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहा। अगली सुबह मालिक लोहार, लोहा कारखाने का मालिक, और उसकी बेटी अच्छे मिजाज में जल्दी क्रिसमस की प्रार्थना के लिए जाने के लिए जागे। उनका अतिथि अभी भी सोया हुआ था और उन्होंने उसके सोने में बाधा नहीं डाली। जब लगभग 10 बजे वे लोग चर्च से वापस चले तो युवती बैठ गई और सामान्य से कहीं ज्यादा निराशा में सिर लटका लिया। चर्च में उसे पता चला कि लौह मिल के एक पुराने जमींदार को एक ऐसे आदमी ने लूट लिया था जो चूहेदानियां बेचता फिरता था। हाँ, वह बढ़िया आदमी था जिसे तुमने घर में आने की अनुमति दी, उसके पिता ने कहा। मैं तो सिर्फ यह सोच रहा हूँ कि अब तक अलमारी में चांदी की कितनी चम्मच बची होंगी। गाड़ी घर के सामने की सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी कि मालिक लोहार ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी भी वहीं था। उसने आगे कहा कि उसने चर्च में सुना था कि वह आदमी चोर था। नौकर ने उत्तर दिया कि आदमी जा चुका है और यह कि वह अपने साथ बिल्कुल कुछ नहीं ले गया है, बल्कि इसके विपरीत क्रिसमस उपहार के रूप में एक पैकेट छोड़ गया है जिसे कृपा करके मिस विल्मनसन को स्वीकार करना था। युवती ने पैकेट खोला जो इतनी बुरी तरह बंधा था कि उसे अंदर का सामान तुरंत दिखाई पड़ गया। वह खुशी से हल्का सा चीख पड़ी। उसे एक छोटी चूहेदानी मिली और उसके अंदर 10 क्रोनर के 3 मुड़े तुड़े नोट पड़े थे। किंतु सिर्फ इतना ही नहीं था, चूहेदानी में बड़े नुकीले अक्षरों में लिखा एक पत्र भी पड़ा था। आदरणीय और महान कुमारी, क्योंकि पूरे दिन आप मेरे प्रति अत्यधिक अच्छी रही हैं, मानो मैं कोई कप्तान हूँ,
मैं भी बदले में आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूँ, मानो मैं सचमुच ही कप्तान हूँ, क्योंकि मैं क्रिसमस के अवसर पर एक चोर द्वारा आपको परेशान नहीं होने देना चाहता हूँ। लेकिन आप पैसा सड़क किनारे वाले बूढ़े आदमी को वापस दे सकती हो, जिसने गरीब घुमक्कड़ों को लालच में डालने के लिए खिड़की की फ्रेम पर थैली लटका रखी है। यह चूहेदानी एक ऐसे चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस जाता अगर उसे कैप्टन न बनाया गया होता, क्योंकि इस तरह उसे स्वयं को साफ करने ईमानदारी की शक्ति मिल गई। यदि आपके द्वारा मुझसे एक कैप्टन की भांति अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता तो मैं कभी सुधर नहीं पाता। मित्रता और अत्यंत आदर के साथ लिखित, कैप्टन वॉन स्टाले। समाप्त।